So we'll start with next question. Example 8.19. A parallel plate air capacitor has a capacitance. तो एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁹ फैरेड. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 cm completely important word, completely fills the space between the plates. The potential difference between the plates is maintained constant at 400 volt. मतलब जब एयर था तब भी दोनों प्लेट्स में potential difference was 400 volts, and after you introduce the dielectric, even after that the potential difference is 400 volts. What is the change in the energy of capacitor if the slab is removed? तो अगर slab को निकाल लिया तो what is the change in the energy of capacitor if the slab is removed? तो बताओ फॉर्मूला बताओ, how will you find it out? तो ये this type of question it has also appeared in JEE and NEET exam. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनिशियली व्हेन देयर वाज एयर तो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 3 × 10⁻⁹ फैरेड, और जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब विथ कांस्टेंट 3 इंसर्ट किया बिटवीन द टू प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक फिल्स द स्पेस कंप्लीटली, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा K × C0. याद है ना, when you insert the slab which fills the space completely, तो in that case you have K × C0. तो K की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 × 3 × 10⁻⁹ फैरेड. So the new capacity is 9 × 10⁹ फैरेड. ये न्यू कैपेसिटी हो गया. Then they are asking you what is the change in the energy of capacitor if the slab is removed. तो अगर मैं स्लैब को निकाल लेता हूँ तो व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी, मतलब डेल्टा यू. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला भी सिंपल ही है इसका. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड? क्या पता है, क्या दिया है, उसके हिसाब से ही फॉर्मूला आते हैं. 400 वोल्ट का पोटेंशियल दिया बिटवीन द टू प्लेट्स और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है C, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाफ CV². हाफ CV² ना, हाफ CV². तो हाफ CV² आएगा, ये जनरल फॉर्मूला आ गया. तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको चेंज पूछा है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, जैसे भी. तो चेंज पूछा है तो एक काम करो, इसको मैं लिख देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल. अब फाइनल मतलब क्या? फाइनल मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उन्होंने बोला है ए द चेंज इन एनर्जी इफ द स्लैब इज रिमूव, मतलब डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद. तो फाइनल इज विथ एयर, तो हाफ C0 V², ये विथ एयर है, विथ एयर. और इनिशियल था हाफ CV² विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिकॉज स्लैब इज रिमूव्ड, तो फाइनली देयर इज एयर, और पहले क्या था? स्लैब था. हो गया. तो इन दोनों को तुम जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यू हैव द फॉर्मूला रेडी ऑलरेडी. तो इसमें U फाइनल माइनस U इनिशियल, व्हाट इज U फाइनल? हाफ C0 V² माइनस इनिशियल इज हाफ CV², हाफ कॉमन. चलो C0 V² माइनस, वैसे तो वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, लेकिन ठीक है, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सीधा K C0 लिख देता हूँ इसको, और भी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. इजी हो गया ना, हाफ C0 V² 1 माइनस K. गुड. C0 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁹. 400 का स्क्वायर 16 × 10⁴, 400 का स्क्वायर. 1 माइनस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3. -2 और ये 2 कैंसिल, तो माइनस आ जाएगा. 16 3 कितना? 48 × 10⁻⁵ जूल. तो अगर आप देखोगे इसको माइक्रो जूल में लिख सकते हो, लिखना हो तो, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन, बट ठीक है, दैट्स द चेंज इन एनर्जी. तो आंसर भी आना चाहिए. नेगेटिव साइन मतलब एनर्जी कम हो गया, और होना भी चाहिए था. क्यों कम होना चाहिए था? वाई? क्योंकि स्लैब के साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो स्लैब के साथ एनर्जी ज़्यादा स्टोर होता है, और विदाउट स्लैब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो गई तो एनर्जी स्टोर इज लेस. तो तुमने स्लैब निकाल दिया तो एनर्जी कम होगा ना. तो
बराबर है, दैट्स व्हाट यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं आया तो आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 charges -q plus q and -q are placed at equal distance on straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, then what is the ratio of capital Q is to small q? शायद ये नोट्स में प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास 3 चार्जेस है, -q है, प्लस कैपिटल Q है, -q है, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब -q से +q का जो डिस्टेंस है वही +q से -q का डिस्टेंस है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, तो तीनों चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q? तो पहले सिचुएशन समझ लो। यू हैव चार्जेस, you have a -q here, you have a -q here, and then you have a +q यहाँ पे। तो इसको मैं चार्ज नंबर 1 बोलता हूँ -q, इसको चार्ज नंबर 2 बोलता हूँ +q, इसको बोलता हूँ चार्ज नंबर 3 विच इज अगेन -q। तो अगर मैं -q से -q डिस्टेंस को l लेता हूँ तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? तो एक काम करते इसको 2l बोल देते हैं, बेटर ऑफ। तो ये कितना हो गया l और ये कितना हो गया l, राइट, गुड। आपको गिवन डेटा में आपको बोला है ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है अंडर दैट कंडीशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by Q1 Q2 by R12 and Q1 Q3 by R13 and Q2 Q3 by R23. Okay, so that is the formula of potential energy of a system of 3 charges. तो तीन ही पेयर बनते हैं यहाँ पे, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। तो ये फॉर्मूला है, एंड देन सॉल्यूशन इज सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है 0, मतलब 0 इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23। इसको शिफ्ट करके 0 कर दो, 0 हो गया। Q1 is -q and Q2 is +q, तो क्या आ जाएगा -q। ओके, डिस्टेंस कितना है l, प्लस Q1 Q3 -q मतलब +q² अपॉन डिस्टेंस कितना है 2l। Q2 Q3 -q कैपिटल Q है ना, Q2 Q3 अपॉन l। क्या कॉमन निकला? कॉमन क्या निकालोगे? Q बाई एल कॉमन आ गया, तो क्या बचा माइनस कैपिटल Q, और यहाँ से Q बाई एल गया तो Q बाई 2 बचा, तो Q बाई 2 और माइनस Q। ये Q बाई एल को भी शिफ्ट करके 0 कर दो, ये हो गया आपका -q मतलब -2q प्लस Q बाई 2। तो 2q इक्वल टू Q बाई 2, तो Q बाई स्मॉल q इक्वल टू 1/4, तो 1:4 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 चार्जेस रख दिए और बोल दिया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल 0 है, फाइंड द रेशियो ऑफ समथिंग बाय समथिंग, या तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, ऐसा भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a 6 microfarad capacitor
इज चार्ज बाय 300 वोल्ट सप्लाई। तो हमारे पास 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको हमने 300 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, उसका चार्जिंग हो गया, इट इज देन डिसकनेक्टेड। तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसको तुमने निकाल लिया वहां से, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो तुमने बैटरी के जगह पे एक अनचार्ज्ड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दिया। How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? Very good, good question. तो सबसे पहले you have to identify सर्किट कैसा दिया हुआ है वो, और what are the given parameters. तो आपको सबसे पहले एक कैपेसिटर दिया है जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड. It is connected to some supply of 300 volt. This is what you have been given. उसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर है C2, उसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, और इस पे जो चार्ज है वो 0 है. दिस इज अ 0 चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर है. गुड. तो पहले केस में क्या था कि यू हैव अ कैपेसिटर, so you have a capacitor which was connected, you have a capacitor which was connected across a source. 300 वोल्ट का सप्लाई है, उसके अक्रॉस तुमने कनेक्ट कर दिया इसको. तो आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास एक कैपेसिटर है, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दिस, केस 1. सो दिस इज केस 1. तो यहाँ पे 300 वोल्ट का सप्लाई आ गया, दिस इज C1. तो ये जो 300 वोल्ट का बैटरी तुमने लगाया हुआ है, ये इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा. व्हाट इज कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला, Q by V. तो Q इक्वल टू CV, तो Q1 इक्वल टू C1V. ओके, तो याद रखना आपको यहाँ से चार्ज मिल जाएगा पहले कैपेसिटर पे, Q1 इक्वल टू C1V. व्हाट इज C1 का वैल्यू, 6 माइक्रो मतलब 10⁻³ और 300 मतलब 3 × 10⁻². दिस इज 18 × 10⁻⁻1 मतलब कितना माइक्रो है. माइक्रो मिली नहीं है, वो माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 माइक्रो था वो. तो कितना हो गया ये, हाउ मच इज द चार्ज, 18 × 10⁻⁴ कूलम. 300 वोल्ट 6 माइक्रो, करेक्ट, राइट. तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको देखना है कि पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया. हो गया. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब तुम इस बैटरी को हटा दोगे और तुम यहाँ पे और एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाओगे, तो हाउ मच इज द एनर्जी लॉस्ट. तो एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया था. एनर्जी लॉस्ट क्या होता है, फाइनल माइनस, हाँ तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो ना. तो इसमें इनिशियल एनर्जी कितना है, कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू फाइंड आउट इनिशियल एनर्जी. आपके पास 3 फॉर्मूला थे, कोई भी अप्लाई कर दो. हाफ CV² भी चलेगा, Q²/2C भी चलेगा, क्योंकि तुमने Q निकाल लिया, राइट. QV/2 भी चलेगा, तो विच एवर यू वांट. तो हाफ CV², तो हाफ CV², कोई बात नहीं, हाफ CV². C कितना है, 6 × 10⁻⁻6. V कितना है, 3 × 10⁻², 300, उसका स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻⁴. तो कितना आ गया ये, 1 and 3 9 3 27 × 10⁻⁻² जूल. दिस इज द एनर्जी, इनिशियल एनर्जी. कैलकुलेशन देख लेंगे बाद में, फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अब केस 2 के अकॉर्डिंग व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि तुमने यहाँ से जो कैपेसिटर था C1 उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर. तो यहाँ पर तुमने लगा दिया अनचार्ज कैपेसिटर. कैपेसिटी इसके C2 है, इस पे चार्ज Q1 था, इस पे Q2 है, कितना है, 0 है, बराबर. अभी क्या होगा पता है, जो कैपेसिटर C1 था वो चार्ज है, वो चार्ज क्यों है, क्योंकि तुमने बैटरी के अक्रॉस लगाया था, तो उसमें क्या स्टोर हो गया, चार्ज, या क्या स्टोर हो गया, एनर्जी. अब कैपेसिटर C1 विल एक्ट एज अ बैटरी. ओके, अब क्या होगा फिर, अगर ये बैटरी से एक्ट हो रहा है तो ये करंट ड्राइव करेगा, मतलब इसका चार्ज का लॉस होगा.
तो पहले तो ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना होता है? चार्ज C1 चार्ज कैपेसिटेंस नहीं पूछा मैंने। सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट इज सेम एंड व्हाट इज नॉट सेम? चार्जेस आर सेम, तो Q1 इक्वल टू Q2। व्हाट इज नॉट सेम? पोटेंशियल ड्रॉप V1 एंड V2 आर नॉट सेम। लेकिन पैरेलल में क्या सेम होता था और क्या नहीं होता था? हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी होना चाहिए। लगाया क्या तुमने बैटरी? नहीं। तो क्या सेम नहीं होता था? चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे निकाला तुमने? चार्ज C1 प्लस C2 क्यों बता रहे हो? मैं चार्ज पूछ रहा हूँ आपको। हाउ डिड यू फाइंड आउट चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? इसलिए थ्योरी काम में आता है, इसीलिए काम में आता है। टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, इसीलिए थ्योरी पता होना चाहिए। पैरेलल में तुमने ये लिखा था कैपिटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर्स है उस पर जो चार्ज है उसका सिर्फ एडिशन होगा, दैट विल बिकम टोटल चार्ज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद क्लियर? हाँ कि ना? तो पैरेलल में टोटल चार्ज कितना होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने होंगे उतने। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 2। तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन? Q1 प्लस Q2। उसमें से Q2 की वैल्यू तो 0 थी ना, और Q1 क्यों निकाला? इसलिए तो निकाला, Q1 लगने वाला था। क्या आया वैल्यू? 18 into 10 raised to minus। ओके, तो टोटल चार्ज तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक ही पे चार्ज था, दूसरे पे तो चार्ज था ही नहीं। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द फर्स्ट वन। तो ये आ गया Q। अब बोलोगे ये क्यों फाइंड किया? बताता हूँ मैं। तुमको क्या फाइंड करना है? अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है तुमको? व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट? लॉस इन एनर्जी, मतलब डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल निकाल लिया, क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, फाइनल। फाइनल निकालने के लिए क्या करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? हाफ, क्या हाफ तो था, हाफ CV स्क्वायर। V है क्या इसमें? है क्या V? नहीं, देयर इज नो V है। तो क्या यूज करेंगे? Q स्क्वायर बाई 2C। V नहीं है तो V वाले दो फॉर्मूला छोड़ दो, हाफ CV स्क्वायर छोड़ दो, दूसरा कौन सा था? QV बाई 2 छोड़ दो, बचा कौन? Q स्क्वायर बाई 2C। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? Q मिल गया Q, और क्या फाइंड करना पड़ेगा? C। व्हाट इज कैपेसिटेंस इन पैरेलल? हाँ, C1 प्लस C2, क्योंकि सिंपली एडिशन होता है। C1 कितना है? 6, C2 कितना है? 3, और दोनों किसमें है? माइक्रोफैरड में। तो कितना हो गया? 9 into 10 raised to minus 6 फैरड आ गया। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड? हाँ बताओ, इन टर्म्स ऑफ Q। तो QP स्क्वायर अपॉन 2CP, Q स्क्वायर बाय 2C होता है, इसलिए QP स्क्वायर अपॉन 2CP। QP स्क्वायर, QP का स्क्वायर 18 का स्क्वायर और 10 raised to minus 4 का स्क्वायर 10 raised to minus 8 अपॉन 2 into CP कितना आया? 9 into 10 raised to minus 6। वेरी गुड। 18 और 18 गया तो बचा कितना? 18 into 10 raised to minus 2 बराबर जूल ऑफ फोर्स। ये आ गया फाइनल और ये था इनिशियल। तो व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आ गया आपका 18 into 10 raised to minus 2 और ये था 27 into 10 raised to minus 2। तो कितना हो गया? माइनस 9 into 10 raised to minus 2 जूल, मतलब माइनस 0.09 जूल। और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्लियरली पूछा है। क्या पूछा है? लॉस्ट, हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो लॉस्ट में नेगेटिव आता ही है। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? 9 into 10 raised to minus 2 जूल। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, in terms of percentage 9% मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना इसको, डन। गलत बता रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड भी तो करते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करते हो, तो परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज चेंज अगर पूछा होगा ना तो 9% नहीं आएगा,
परसेंटेज चेंज इज डेल्टा यू बाई यू इंटू 100, मतलब चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज है आपका -9 × 10⁻² अपॉन इनिशियल था 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटू 100, तो 1 एंड 3 जा। तो परसेंटेज चेंज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन डू इट लाइक दैट वे। ओके, परसेंटेज चेंज तो इट इज नॉट 9% ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी तुम थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचोगे, इनिशियल कितना था 27, बाद में कितना हो गया 18, तो 1/3 गया, क्योंकि 27 इज 9 + 9 + 9, तो 27 में से 18 बचा है, 9 गया, 1/3 जाना, मतलब 33.33% का लॉस होना। तो डायरेक्टली हो जाता है ऐसा सवाल। अगला क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन, इजी है बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। 125 small liquid drops, 125 मतलब small n की वैल्यू 125 small liquid drops each carrying a charge, हर एक पे चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम का, and each of diameter is 0.1 मीटर, तो रेडियस हो गया 0.05 मीटर। फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो ये 125 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन गए। तो अभी आपको याद होना चाहिए, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे थे कि n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स मर्ज टू फॉर्म कोएलेज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। अगर स्मॉल ड्रॉप का रेडियस r है, कैपिटल R है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r? n⁻⁴ टाइम्स ऑफ स्मॉल r। वेरी गुड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो क्वेश्चन ऐसा बोला है आपको कि 125 स्मॉल ड्रॉप्स थे, हर एक का चार्ज था 0.5 माइक्रोकूलम, हर एक का डायमीटर था 0.1 मीटर, ये सब कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बन गए। और कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो इस बिगर ड्रॉप के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है ये पूछा है। गुड, क्वेश्चन समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, सारे ड्रॉप्स से चार्ज था, तो चार्ज ड्रॉप्स है, और ये चार्ज ड्रॉप्स जो है ना, ये कंबाइन होके मर्ज होके एक बड़ा सा ड्रॉप बन गया, और उसके सरफेस पे आपको पोटेंशियल पूछा है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स बताया था, उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था दैट द पोटेंशियल इनसाइड, एनीवेयर इनसाइड एंड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ड्रॉप के अंदर कहीं पे भी या सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है। तो यूनिफॉर्म पोटेंशियल होता है तो तुमको पहले तो यूनिफॉर्म पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने ये भी बताया था तुमको, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड और ऑन द सरफेस, याद है? नहीं याद? 1/4πε0 Q/R, where Q is the total charge on the big drop, तो charge on big drop, और कैपिटल R is radius of big drop। तो ये बेसिक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए इसके लिए। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 125 छोटे ड्रॉप्स थे, चार्ज ड्रॉप्स है, ये नॉर्मल ड्रॉप नहीं है, इनके ऊपर चार्ज है, दे मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। आपको जो ये बड़ा ड्रॉप बना उसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो यू शुड नो कि सरफेस पे या अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, where capital Q is the total charge on the big drop and R is the radius of big drop। तो अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले तुमको कैपिटल Q पता होना चाहिए। हाउ विल यू फाइंड आउट कैपिटल Q? देखो इस पे हर एक पे चार्ज था स्मॉल q, यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q, ये छोटे छोटे ड्रॉप मर्ज होकर बड़ा ड्रॉप बन गया, तो व्हाट इज कैपिटल Q? n टाइम्स ऑफ स्मॉल q, n टाइम्स ऑफ स्मॉल q। n की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे क्वेश्चन में? 125, और हर एक पे कितना है? 0.5 माइक्रोकूलम, मतलब 125/2 माइक्रोकूलम, 0.5 1/2 माइक्रोकूलम है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। कैपिटल R तो मैंने बताया n⁻⁻⁴ स्मॉल r,
ये हो गया 125 का क्यूब रूट और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.05, तो क्या हो गया 5 इंटू 0.05, हाउ मच इज दैट 0.25 मीटर। गुड, मिल गया, हो गया, डन। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। ये आ गया 9 × 10⁹। कैपिटल क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास है, व्हाट इज कैपिटल क्यू 125/2 × 10⁻⁻⁶। व्हाट इज कैपिटल आर 0.25। गुड, तो एक काम करो, अब जस्ट कैलकुलेशन सिंपल करके देता हूँ मैं। 9 × 125/2, व्हाट इज 0.25 1/4, 1/4, ओके, 1 जा 2 जा, ये गया ऊपर और ये 10⁻³ 3 कैसे आया 9 और -6। गुड, तो ये 2 गया ऊपर, व्हाट इज 125 × 2 250 का जो जीरो है 10⁻³ को दे दो, कितना हो गया 10⁻⁴, और जीरो हटा दिया, व्हाट इज 25 9 जा 225 × 10⁻⁴ वोल्ट। आपको बुक में दिया है 2.25 × 10⁻⁶ वोल्ट। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 10। द डाइपोल मोमेंट of a water molecule is 6.3 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया है, a sample of water contains 10⁻21 molecules, so there is a sample of water which has 10⁻21 molecules whose dipole moments are all important, oriented in an electric field of strength 2.5 × 10⁵ Newton per coulomb. Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation θ1 = 0 to one in which all the dipoles are perpendicular to the field θ2 = 90। क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास वाटर का सैंपल है जिसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है आपको 6.3 × 10⁻30, और इन सारे मॉलिक्यूल्स को तुमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है टू रोटेट द डाइपोल्स फ्रॉम इनिशियल एंगल 0 टू फाइनल एंगल 90। दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गिवन में दिया है डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच, इंपॉर्टेंट है, ईच मॉलिक्यूल 10⁻30 कूलम मीटर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो 10⁻21 थे। ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इनिशियल एंगल जो है वो है 0 और जो फाइनल एंगल है वो है 90। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन यू, एंड दे आर टेलिंग यू कि इनिशियली सारे के सारे डाइपोल, ऑल द डाइपोल्स वेर ओरिएंटेड एट एन एंगल 0। फिर तुम सारे ही डाइपोल्स को रोटेट कर रहे हो 290 डिग्री, और आपको फाइंड करना है वर्क डन। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला of work done in rotating dipole from some initial angle θ1 to final angle θ2? PE cos θ1 minus cos θ2। हमने सिर्फ θ0 बोला था और वहाँ पर θ बोला था, ठीक है, करेक्ट। समथिंग इज मिसिंग, n इंटू, ये सिंगल के लिए है, इंटू n, ओके। W = n is 10⁻21 into 6.3 into 10⁻30 into E की वैल्यू आपको दी है 2.5 into 10⁵, और cos of 0 minus cos of 90। cos 90 कितना होता है? 1 नहीं होता है, 0 होता है वो, और cos 0 is 1। ओके, तो 10⁻21 और 5 26 में से 30 गए तो 10⁻⁴ बचा गया 6.3 into 2.5 इंटू ये तो आ गया 1 - 0, ठीक है। व्हाट इज 6.3 into 2.5? 15.75। तो 15.75 into
-4 जूल ऑफ वर्क इज डन। देखो आंसर क्या है, 1.575 होगा तो 10⁻³ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। क्विक 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 क्विक। तो अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। द सेम क्वेश्चन, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम। तो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ से वैल्यूज शायद चार्जेस की अलग भी हो तो हो, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था जेडबल इमेज। A charge 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge -5 microcoulomb is placed on the y-axis at a point A 0, 6.0। ओके, तो दो चार्ज है, एक है 6 माइक्रोकूलम का जो ओरिजिन पे है, एक चार्ज है A पॉइंट पे -5 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो एक पॉइंट P है, वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हुज कोऑर्डिनेट्स आर 8, 0। तो ये जो P पॉइंट है ना, ये x एक्सिस पे लोकेटेड है एट पोजीशन ऑफ 8, 0। कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन। तो पहले तो नेगेटिव साइन आता है कि नहीं आंसर में देखते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो। क्वेश्चन इज सिंपल, इंटरेस्टिंग। तो ऐसा है, हमारे पास दिए हुए दो चार्जेस, एक है 6 माइक्रोकूलम का और एक है -5 माइक्रोकूलम का। 6 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो ओरिजिन पे है और -5 वो A पॉइंट पे है, और A पॉइंट का जो लोकेशन है वो 0,6 है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कितना हो गया 6 और डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो आपको मैं काम करता हूँ, जो ओरिजिन पे चार्ज है ना उसको Q1 नाम दे देता हूँ। तो जो ओरिजिन पे चार्ज है उसको Q1 बोल देते हैं, वो आ गया 6 माइक्रोकूलम। और जो A पे चार्ज जो Q2 बोल देते हैं वो है -5 माइक्रोकूलम। गुड। देन ऑफ कोर्स डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट इज R2, और ठीक है उसको डिस्टेंस को बाद में देख लेंगे। क्या फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Vp फाइंड करना है, एंड और क्या फाइंड करना है आपको, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो तुमको फाइंड करना है वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का पक्का सिंपल क्वेश्चन है, दो चार्जेस है, एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, और अगर हमको इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन लाके इस पॉइंट पर रखना है तो कितना वर्क होगा, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ओरिजिन जिसको तुमने Q1 बोला है, एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A जिसको तुमने Q2 बोला है। तो V1 प्लस V2। ओके, V1 प्लस V2। और V कैसे फाइंड करते तो पता ही होगा, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस, जनरल फॉर्मूला ऑफ V। हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन, चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। और जब इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी हो तो इनिशियल पोटेंशियल 0 होता है, मतलब Vp माइनस V इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज V इन्फिनिटी 0। सो इट इज जस्ट चार्ज इनटू Vp। डन। और चार्ज प्रोटॉन के केस में होता है E प्लस E, तो इट इज प्लस E, तो EVP हो गया। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल, पहला केस तो तुमको सिर्फ Vp फाइंड करना है, which is V1 plus V2। पोटेंशियल एट P पॉइंट इज V1 plus V2 1/4πε0 Q1 by R1, where R1 is a distance of first charge कहाँ से, P पॉइंट से, प्लस 1/4πε0 Q2 by R2, where R2 is the distance of P point from second charge। इसलिए मैंने तब नोटेशन में लिखा नहीं, तो इसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसको P पॉइंट का डिस्टेंस पहले चार्ज से, और जो दूसरा चार्ज है उसका P पॉइंट का डिस्टेंस, उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, R2, मतलब हाइपोटेन्यूज को। गुड।
एंड मीटर में था ना, मीटर में था, ये भी मीटर में था क्या, यस। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपको R1 तो मिल गया 8 मीटर और R2 कितना आएगा 10। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 8 और 64 फिर 100, 100 का रूट इज 10, तो 10। ठीक, गुड हो गया। 1/4 पाई एक्स एन तो कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रो कूलम है, 6 माइक्रो, और R1 कितने है, R1 8। Q2 की वैल्यू कितनी है -5 माइक्रो कूलम, और R2 कितना है 10, और माइक्रो था तो 10⁻⁻6, दोनों में से, दोनों के न्यूमरेटर में से 10⁻⁻6 आ गया। तो ये हो गया 9 × 10⁻3। ये 3/4 है, 3/4 है, ये 1/2 है, बराबर ना। 3/4 में से 1/2 माइनस किया तो कितना होगा 1/4, क्योंकि 3/4 इज 0.75 एंड 1/2 इज 0.5। 0.75 में से 0.5 गया तो 0.25, 0.25 इज 1/4। तो ये पूरा सॉल्व करके 1/4 आ गया। तो ये आ गया आपका 9/4 × 10⁻³ वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल। देखो तो क्या दिया वैल्यू, पोटेंशियल है, पॉइंट पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है। हाँ तो 9/4 इज 9/4 कितना होता है, अरे 9/4 का वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, 2.25, 2.25 उतना ही दिया ना आंसर, 2.25 × 10⁻³ अगर ये गलत किया तो अगला गलत ही होने वाला है। इज दिस करेक्ट, यस, गुड। Part 2 is work done, that is Q into Vp, मतलब E into Vp. E is of course charge on proton, and you know what is charge on proton, 1.6 × 10⁻⁻19, कितना -19। मैंने जानबूझ के 20 लिखा क्योंकि मैं पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 6 × 10⁻20 into this is 9/4 × 10⁻3, 1 and 4 का 4 9 is 36, 36 × 10⁻17, ऑफ कोर्स जूल में। क्या है आंसर, माइनस, हाँ -5.4 इंटू 10⁻4 दिया है क्या, -16। मैंने इसलिए बोला माइनस आएगा तो देखेंगे ना, माइनस आता ही नहीं है। इट इज 3.6 × 10⁻16। तो माइनस आ ही नहीं रहा, तो फिर वहां पे आंसर गलत है, करेक्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डन। क्वेश्चन नंबर 12, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area of 6 × 10⁻³ meter square and separation between the plates is 2 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? How would the charge on the plates be affected if a 2 mm thick mica sheet of mica जो भी प्रोनाउंस करते हो तुम, mica sheet of K = 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected? Okay, सिंपल क्वेश्चन है, 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है देख लो। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, पहले एयर था, बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को हम लोग नॉर्मली स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 2 mm, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट 3 पैरामीटर्स। नंबर वन क्या फाइंड करना है आपको, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके बाद बोला है पार्ट बी, if this capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on each plate if the voltage is 100 volt? Then how would
charge on the plates be affected if a 2 mm thick, तो thickness कितना है 2 mm और distance पे कितना था 2 mm, तो T इक्वल टू D इक्वल टू 2 mm। ओके, ये सेम है। इसका मतलब पता है क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली। तो उस केस में सिंपल K इंटू C0, तो K की वैल्यू दी हुई है 6 और आपको बोला है हाउ द चार्ज विल बी अफेक्टेड। हाउ द चार्ज विल बी अफेक्टेड मतलब बेसिकली चार्ज इन द न्यू केस दैट इज Q डैश। या फिर नोटेशन चेंज करता हूँ, इसको Q0 बोलता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ। सिंपल चार्ज विल बी अफेक्टेड मतलब आप नया चार्ज कितना, व्हाट इज द चार्ज आफ्टर यू इंसर्ट दैट स्लैब। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो अभी एक एक करके पूछता हूँ मैं जरा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। दैट साइड फॉर्मूला बताओ, एनीवन फ्रॉम गर्ल साइड, A epsilon 0 by D, तो A epsilon 0 by D। anyone from the other side, how do you find out charge? What is capacitance of formula? Q by V, तो Q is CV, तो C0V। How about charge in presence of dielectric? कुछ नहीं है, Q equal to CV। सिंपल। तो चलो एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D था। A की वैल्यू कितनी दी हुई है 600 -3 और एप्सिलॉन 0 वैल्यू 8.85 -12। व्हाट इज D 2 mm। हो गया, खत्म। कैंसल 1 जा 3 जा 8.85 into 3 8 से 24 0.85 3 जा 85 + 85 + 85 कितना होता है। ऐसा सॉल्व होना चाहिए। 26.55 होगा ये 26.55 पिकोफैरड। वाई पिकोफैरड 10⁻⁻12 इज पिको, तो 26.55 पिकोफैरड। गुड, ये हो गया आपका पहला केस। फिर आपको फाइंड करना है चार्ज Q0, तो Q0 is basically Q0 is C0V। C0 कितना आया 26.55 पिको मतलब 10⁻12 और वोल्टेज कितना था 100 मतलब 10⁻2, तो 26.55 into 10⁻10 26.55 into 10⁻10 कूलम है क्या ऐसा आंसर, बराबर करेक्ट। तो अभी तीसरा तो और भी सिंपल है। Q इक्वल टू CV, व्हाट इज C KC0, ऐसा है ना, आगे ना, यस KC0, व्हाट इज C0 भी Q0, तो KQ0, तो K की वैल्यू कितनी है 6 into 26.55 into 10⁻10। What is 26.55 into 6? What is 26.55 into 6? कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ ध्यान दो। 26 into 5 करो पहले 130, 26 into 5 130 प्लस 26। तुमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। 26.55 into 6, फिलहाल 0.55 को साइड में रखो। 26 into 6, 26 into 5 कितना होता है 130 प्लस 26 156। 0.55 into 6 कितना होता है 55 का डबल कितना है 110, उसका ट्रिपल कितना 330, तो 3.3 और पहले कितना था 156 और 3 से कितना 159.3 into 10⁻10 है क्या आंसर, ऐसा ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q given area of plate is each plate is A and separation between the plates is D। अभी डायग्राम तो प्रिंट हुआ नहीं है, तो डायग्राम जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। मतलब बेसिकली ये जो दो डायग्राम है, इन दोनों का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये केस A, ये केस B, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि सिर्फ आपको एरिया ऑफ प्लेट A बोला है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D बोला है। तो केस 1, तो पहले हम लोग केस 1 सॉल्व कर लेंगे। केस 1, केस A, तो बताओ केस A में आपके पास 3 डाइलेक्ट्रिक्स है विथ K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 3 और K3 की वैल्यू 6। यहाँ पे ना सर D/3 लिखा है, तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो 3 कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर है, आर दे इन सीरीज और आर दे इन पैरेलल। सीरीज में कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री पैरेलल में है? पैरेलल में है। मैंने इतना क्लियरली बताया था कि जब डिस्टेंस D पे डिविजन्स हो तो दे गो इन सीरीज। सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया है। वो डायग्राम जो ना ओनली टू कंफ्यूज यू, वो एक्चुअली ऐसा ड्रॉ करना चाहिए था। अब बताओ सीरीज में कि पैरेलल में है? सीरीज में है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिविजन्स हो रहे हैं, राइट। तो देयर आर 3 कैपेसिटर्स एंड दीज 3 कैपेसिटर्स विल गो इन सीरीज। किसमें? सीरीज। तो पहला कैपेसिटर हो गया C1, दूसरा हो गया C2, तीसरा हो गया C3, दे आर इन सीरीज। तो इसी का तुम अगर इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, इक्विवेलेंट, पहले तो ऐसा कर लो, तो यू विल हैव दिस 3 कैपेसिटर्स व्हिच गो इन सीरीज। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम इसका। हियर यू हैव Q, हियर यू हैव P, ऐसा हो गया। तो C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हो? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हाउ डू यू फाइंड आउट C इन जनरल? A एप्सिलॉन 0/D, बराबर D इन जनरल D। ओके गुड, ठीक, इन जनरल है ये D, ऐसा है। बट रिमेंबर साथ में K होता है, बट रिमेंबर यहाँ पे D नहीं, यहाँ पे T होता है, थिकनेस। तो K A एप्सिलॉन 0/T ऐसा आएगा। तो C1 क्या आएगा? C1 क्या आएगा? K1 A1 एप्सिलॉन 0/T1। लेकिन यहाँ पे तीनों केसेस में एरिया क्या है? सेम है, सिर्फ डिस्टेंस में सेपरेशन है, बाकी एरिया क्या है? सेम है। तो एरिया इज सेम। तो व्हाट इज K1 का वैल्यू? 1। A एप्सिलॉन 0/T1, T1 इज द थिकनेस, कितना है? D/3, और ये 3 जाएगा ऊपर, तो C1 कितना हो गया? 3A एप्सिलॉन 0/D। व्हाट विल बी C2? K2 A एप्सिलॉन 0/T2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2? 3 A एप्सिलॉन 0/T2 कितना है? D/3। तो 3, ये 3 ऊपर गया, A एप्सिलॉन 0/D, लेकिन ये 3A एप्सिलॉन 0/D कौन है? C1। तो C2 कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ C1। सिमिलरली C3 भी फाइंड कर लो। फिर C3 क्या आएगा? व्हाट विल बी C3? जल्दी बताओ, C3 कितना आएगा? क्विक। K3 A एप्सिलॉन 0/T3, K3 की वैल्यू कितनी है? 6। A एप्सिलॉन 0/D/3, तो 6 into 3A एप्सिलॉन 0/D, हाउ मच इज दैट? 6 C1। तो C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। अब आपको इसका सिर्फ इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन C2 कितना है? 3C1। 1/C3 मतलब 6C1। तो C1 आ गया आपके पास बाहर, तो बचा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6। व्हाट इज 1 प्लस 1/3? 4/3।
4/3, तो ये आ गया 4/3 प्लस प्लस। अब एक काम करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। 8 + 1 9, 9/6, 9/6। What is CS? 6 C1/9, मतलब 2C1/3। तो 2/3 C1 कितना था? A epsilon 0 by C1 कितना? C1 A epsilon 0 by D into 3। तो A epsilon 0 by D into 3, 3 हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया? 2A epsilon 0 by, देखो आंसर वहाँ पे नहीं है तो टेक्स्ट बुक में है, तो टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो क्या है? 2A epsilon 0 by D, और हमारा भी क्या आया? 2A epsilon 0 by D। ये केस 1। अब केस 2। केस 2 is actually little more complicated, little more, not much। गुड। तो जो केस बी है, केस बी, केस 2, इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एरिया में भी डिवीजन है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड का कैपेसिटर बनेगा और जो राइट साइड का बनेगा, दे विल गो इन पैरेलल, क्योंकि एरिया पे डिवीजन होना मतलब पैरेलल। तो ये C1 बोल देता हूँ। तो C1 इज इन पैरेलल विद द अदर साइड, लेकिन अदर साइड में वापस डिस्टेंस पे डिवीजन है, तो दे आर इन सीरीज। तो ये C2 और ये C3 दे आर इन सीरीज। मतलब तुम अगर ओवरऑल सोचोगे सर्किट ऐसा बनेगा आपका, द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। So you will have one capacitor here and 2 here, and then you have a point Q, and then you have a point P. This is P point, this is Q point. Okay, then ऐसा आ गया। ओके, तो ये आ गया आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। So this is the diagram that you have। पहले तुम इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे, इन दोनों के जगह पे एक कैपेसिटर लगाओगे, देन दीज टू विल गो इन पैरेलल। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करके CS निकालना पड़ेगा, देन CS एंड C1 विल गो इन पैरेलल। तो पहले CS निकाल लो। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो therefore 1/CS equal to 1/C2 plus 1/C3। हाउ डू फाइंड आउट C? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। K1, चलो K A epsilon 0 by T, तो C1 K1 A1 T1। अभी A1 A2 को लिख रहा हूँ क्योंकि एरिया पे भी डिवीजन है। ओके, तो C2 क्या आएगा? C2 K2 A2 epsilon 0 by T2। मैं ये C1 C2 फाइंड कर ही लेता हूँ बेटर ऑफ। K1 की वैल्यू कितनी है? 4। A1 कितना है? A/2 epsilon 0। T1 कितना है? T1, T1 इज कंप्लीट D, तो D, T1 इज D ना, यहाँ पे D/2 है। ओके गुड। तो 1 एंड 2 था, तो कितना हो गया? 2A epsilon 0 by D। और ये जो C2 है, दिस C2 विल बी K2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2? K2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? K2 कितना है? 3। तो K2 is 3, A2 is A/2 epsilon 0, T2 is D/2। बराबर 2 और 2 कैंसिल नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? 3/2 2A epsilon 0 by D क्यों लिखा होगा? C1। तो C2 क्या हो गया? 3/2 टाइम्स ऑफ। मैं बेसिकली सब किसको C1 के टर्म्स में लाता हूँ, सिंप्लीफाई करना आसान पड़ता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे आपके, तो ये भी दिमाग में रखना पड़ता है हमको। C3 क्या है? C3 K3 A3 epsilon 0 by T3। T3, what is K3? What is K3? 6। A3 is A/2 epsilon 0 by
डी बाई ये 3 हो गया, 3 हो गया ना, और ये 2 ऊपर गया, तो 2a एप्सिलॉन 0 बाई डी मतलब क्या हो गया 3c1, तो c3 3c1। अब पहले तुम c2 और c3 को सॉल्व कर लो, तो लिख दिया था c2 एंड c3 आर इन सीरीज, यहाँ से उठा के यहाँ ले देते हैं, ठीक। तो 1 बाई cs, व्हाट इज c2, 3 बाई 2 c1, 3 बाई 2 जाएगा ऊपर c1, व्हाट इज c3, कितना है 3 c1, कितना हो जाएगा टोटल 3 बाई 3 c1 मतलब कितना हो गया, और कितना आ गया c1 आ गया ना, हाँ वेरी गुड। तो cs की वैल्यू कितनी है c1 है। अब वो जो cs था और जो c1 था वो किसमें है पैरेलल में है, तो नाउ cs एंड c1 आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है एडिशन, तो c1 प्लस c1 2c1, व्हाट इज c1 का वैल्यू 2a एप्सिलॉन 0 बाय d, तो कितना हो गया 4a एप्सिलॉन 0 बाय d। चेक कर लो ये भी एक बार, we have to cross verify, correct है 4a एप्सिलॉन 0 बाय d। Good, done. So that's the end of numericals of this chapter.